बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका स्वागत करता हूँ द विजन एकेडमी में। तो आज फिर से एक मज़ेदार वीडियो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, संविधान क्यों और कैसे। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़े थे इससे पहले की क्लास में भी। हम लोगों ने एक क्लास इसका ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि प्रस्तावना क्या है, यही आज देखना था। इससे पहले की क्लास अगर नहीं देखे हो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, तो जाकर के उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आगे की क्लास करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान क्यों और कैसे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड व्हाई। यही वाला हम लोगों का चैप्टर था। तो चलिए सबसे पहले देखते प्रस्तावना क्या है। बोलता है भारत का संविधान यानी उद्देशिका, प्रस्तावना को जिसको कि इंग्लिश में प्रीमट बोलते हैं। तो बोलता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो ये जितने भी सारे वर्ड है प्रस्तावना में, इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। और उसके साथ ये भी देखिए कि हमारा जो प्रस्तावना है ट्रिपल है, इसमें कौन कौन से न्याय की बात की गई है और हमको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो ये वाला जिसको है वो पढ़ देगा एक बार, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो संविधान है इसमें जितने भी वर्ड है एक एक करके इसको आगे देखते हैं। नहीं, ये वाला हम लोग कवर कर लिए थे कि भारत के मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में कितना अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद है और कितने भाग, ये सारा चीज हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे प्रस्तावना, जिसको कि प्रीमट भी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो बोलता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे कि संविधान सभा ने, यानी कि जो संविधान सभा को हमारे संविधान बनाने के लिए जो सभा का गठन किया गया था, उसने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ये वाला याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, बोलते गडकर ने प्रस्तावना को, मतलब होता है ना संविधान जो प्रस्तावना जो है ट्रिपल, इसको सबने अलग अलग, किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा, तो किसी ने कुंजी कहा, किसी ने और कुछ कहा, तो वो सारा चीज देख लेते हैं। तो पहला नंबर है गडकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। क्या कहा, गडकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की भाग्य कुंडली भी कहा। तो सबका कहने का अलग अलग था, जिसने कि किसी को संविधान की आत्मा कह दिया, प्रस्तावना को किसी ने कुछ और कह दिया। अब तीसरे नंबर पे आता है ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो ये वाला सवाल पूछता है कि किसने क्या कहा, संविधान की कुंजी किसने कहा, संविधान की भाग्य मतलब किसने कहा, और संविधान की आत्मा किसने कहा। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज है। अब बोलता है प्रस्तावना के जितने भी वर्ड थे, जैसे कि देखिए हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सारा जितने भी वर्ड थे उसका हम लोग एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग देखते हैं। पहला ही वर्ड था हम लोगों का, जैसे ट्रिपल पढ़ोगे तो उसका फर्स्ट वर्ड ही या फिर फर्स्ट सेंटेंस है कि हम भारत के लोग, क्या बोल रहा है कि हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत होती है किससे होता है, हम भारत के लोग से ही हमारा जो प्रीमट है प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है। ये बात याद रखना। अगर हो सकता है कोई भी ले कि हमारा जो प्रस्तावना है उसे किस शब्दों से शुरू किया गया, तो ये वाला याद रखना कि हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। दूसरा वाला वर्ड क्या था, प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। कहने का अर्थ है कि कोई भी बाहरी देश वाले का कोई भी शक्ति या फिर कोई भी नियंत्रण नहीं करता है। कोई भी फैसला लेना होगा यहाँ के सारा चीज खुद लेगा, यानी कि भारत पर किसी बाह्य शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तीसरा है समाजवादी, यानी भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी को क्या दिया, मान्यता दी गई है। ये सारा वर्ड एक एक वर्ड हमारे संविधान में दिया हुआ है।
उसके बाद बोले पथ निरपेक्ष, ये वर्ड होगा मतलब भारत में सर्वधर्म यानी सभाओं का सूत्र लागू हुआ, मतलब कि राज्य का कोई एक विशेष धर्म या फिर राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक, मतलब लोकतांत्रिक भारत की शक्ति जनता में बसती है। कहने का अर्थ है कि हम जनता ही यहाँ की सर्वोपरि है, या जो भी चीज है वो सारा जनता ही फैसला लेता है, तो भारत की शक्ति जनता में बसती है। उसके बाद एक और वर्ड है मतलब गणतंत्र, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मतलब चुना जाता है, ऐसा नहीं कि वंशानुगत होता है। हम लोग यहाँ पहले डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं, तो वंशानुगत नहीं होता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे नहीं चलता है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं, भले डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो ये पेपर है या जो प्रस्तावना है, इसमें कौन कौन से न्याय की बात कही गई है, कौन कौन से न्याय की बात कही गई है। वो 3 न्याय की चर्चा है। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये 3 न्याय की बात हमारे जो प्रस्तावना है उसमें दी गई है। उसके बाद स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम, मतलब 5 स्वतंत्रता की चर्चा है। किस किस की है? जैसे आपके दिमाग में कोई भी बात आता है, कोई भी विचार आता है, आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। क्या पहला वाला होता है विचार, आपके मन में कोई भी भाव आता है आप उसको बोल करके, लिख करके या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है विश्वास, आपको जिस भी धर्म पे जो सा धर्म अपनाना है, जिस भी धर्म में विश्वास है आप उसको मान सकते हैं नहीं। और चौथा है धर्म की, आपको जो सा धर्म की प्रैक्टिस करना है वो भी कर सकते हैं, और उपासना की भी आपको आजादी दी। तो 3 न्याय की बात कही गई थी और 5 स्वतंत्रता, ये बात याद रखना है। अब उसके बाद है समानता, यानी कि कौन कौन सी इक्वालिटी दी गई है हमारे प्रस्तावना में, कौन कौन सी इक्वालिटी दी गई है। जैसे बोले समानता, 2 समानता दी गई है। जैसे सबसे पहले देखिए हम लोग पहले क्या देखे, न्याय के बाद आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद देखे स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रताएं दी गई है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है समानता, यानी 2 समानताएं दी गई है। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर, सबको सब चीज में समान अवसर मिलेगा। जैसे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, तो वहां जब अवसर की मतलब देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में किस तरह से सबको समान अवसर मिलता है। जब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे वहां इन सब चीजों को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर आता है एक बंधुत्व, क्या आता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता, यानी कि सब आपस में मिलजुल कर रहे, भाईचारा बनी रहे। ये सारा चीज हमारे प्रस्तावना में एक एक जो कि इंपॉर्टेंट सब वर्ड था उसका हम लोगों ने मीनिंग देखा। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कभी प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रस्तावना में कभी भी कोई ये क्या बोल सकते हैं इसको अमेंडमेंट हुआ था। तो बोले प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई भी संशोधन देखने को नहीं मिले। तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ, वो भी 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये चीज याद रखना कि जब संविधान 42वें संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे, वो था एक समाजवादी था, पथ निरपेक्ष था और अखंडता। ये 3 शब्द हमारे संविधान में अलग से बाद में जोड़ा गया है, जो कि हमारे संविधान का प्रस्तावना है उसमें ये 3 शब्द को बाद में जोड़ा गया है। अब आता है संविधान का स्रोत। ये जो हमारा संविधान है, ये जो बनाया गया है इसका स्रोत क्या है। जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि ये जो हमारा संविधान है ये उदार का थैला है। क्या है? उदार का थैला है। उसके बाद बोलते हैं संविधान का स्रोत, बोले 60 देशों की भ्रमण के बाद, कितना? 60 देशों के भ्रमण के बाद उनकी विशेषताओं का समावेश है। मतलब 60 देशों पे घूम फिर करके वहां की जितनी भी विशेषताएं थी उन सबको देखा, फिर अपने संविधान में यानी कि भारत के संविधान में उसको जो चीज अच्छी लगी, जो चीज लगा कि यहाँ के नागरिकों के लिए अच्छा होगा, उसको यहाँ के संविधान में जगह दी। जैसे बोलते हैं कुछ आंतरिक स्रोत है, कुछ बाह्य स्रोत भी है। नहीं, कुछ आंतरिक स्रोत है, कुछ बाह्य स्रोत है। जैसे भारत शासन अधिनियम, ये हमारा आंतरिक स्रोत है और बाह्य स्रोत में विदेशी स्रोत है। ये सारा चीज है जो कि हम लोगों ने देखे। अब देखना, अब ये देखते हैं कि किस देश से क्या क्या चीज हमारे संविधान में ऐड किया गया है, वो सारा चीज देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या बोल रहा है, ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान
संविधान में क्या चीज ऐड किया है, बोलते सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हो, यानी कि बहुमत जिसकी ज्यादा सीट होगी या फिर जिसको ज्यादा चुनाव में वोट मिलेगा उसी की जीत होगी और वही अपना सत्ता में आएगा। नहीं तो ये चीज कहां से गया है, ब्रिटिश संविधान से लिए हम लोग और अपने संविधान में इसको समावेश किए। उसके बाद दूसरा है सरकार व संसदीय स्वरूप, क्या सरकार व संसदीय स्वरूप। उसके बाद तीसरा नंबर है कानून के समक्ष विचार, क्या है कानून के समक्ष विचार। और चौथा है विधि का शासन, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता उसको बोलते हैं जैसे कि राज्य के लिए और देश के लिए अलग अलग नागरिकता की जरूरत नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मतलब जैसे है कि कोई झारखंड से या बिहार से, ऐसा नहीं कि बिहार के लिए उसको एक अलग नागरिकता लेनी होगी और पूरा देश यानी भारत के लिए अलग से नागरिकता, ये सारा चीज नहीं है। तो अगर पूछेगा कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो सरकार को संसदीय स्वरूप लिया गया, कानून के समक्ष विचार लिया गया, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये सारा चीज हमारे संविधान में जो ऐड किया गया है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। अब दूसरा नंबर आता है अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या चीज लिया, मौलिक अधिकार, जिसको कि मूल अधिकार भी कहते हैं, ये चीज हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से अपने लिया है। उसके बाद है न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी ये जुडिशियल सिस्टम है उसकी मतलब स्वतंत्रता कि किस तरह से सर्वोच्च कानून जो होगा वो सारा निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। जैसे प्रस्तावना का विचार, ये भी हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। और उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है, ये सारा चीज हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब तीसरा नंबर आता है कनाडा के संविधान, यानी कि संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये सारा चीज हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिए। अब चौथा आता है फ्रांस के संविधान, बताए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा, ये सारा चीज जो है हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया है। बोलते हैं नॉट 1989 में फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, वहां के लोगों को ये जो आजादी या फिर इक्वालिटी दिया गया था, वही से हम लोगों ने फिर अपने यहाँ के संविधान में उस चीज को ऐड किया। फिर पांचवा नंबर में आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज लिए हैं, बोलते राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने अपने संविधान में ले गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कई सारे देशों से बहुत सारी चीजों को लेकर के अपने संविधान में, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र या फिर बोल सकते हैं यहाँ के लिए नागरिकों के लिए जो चीज अच्छा था उसको अपने संविधान में जगह दिया और उन सारी चीजों को ऐड किया। मतलब आपातकाल का प्रावधान, ये वाला पूछता है क्वेश्चन कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये वाला अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ये जर्मनी से लिया गया था। कहां से लिया गया था कि आपातकाल के टाइम क्या होता है कि ना तो आपका मौलिक अधिकार आपके पास रहता है और वो सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास रहता है। नहीं, सोवियत संघ जिसको कि रूस भी बोलते हैं, अभी हम लोग सोवियत संघ क्या बोलते हैं, रूस भी बोलते हैं, बोलते हैं मौलिक कर्तव्य और न्याय का विचार, ये दोनों चीजें हम लोग सोवियत संघ यानी रूस से लिए। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, बोलते समृद्धि सूची यानी कंकरेंट लिस्ट तथा प्रस्तावना की भाषा। ये नहीं प्रस्तावना नहीं ली गई बल्कि उसकी भाषा जो है वो चीज हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नहीं, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट होता है या फिर संविधान में जो भी संशोधन की जरूरत पड़ती है तो वो सारा चीज हम लोगों ने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये सारा चीज था जो कि हम लोगों ने अपने संविधान में दूसरे देशों से यानी 60 देशों का भ्रमण करने के बाद जो जो चीज है जहाँ के देशों का अच्छा लगा उन सारी चीजों को लेकर के हमने अपने संविधान में ऐड किया। अब आते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं कि हमारा संविधान ना तो लचीला है ना ही पूरा कठोर है। अगर हमको कुछ चीजें हैं तो हम लोग अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा उसे कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी है कि हम लोग उसको बदलने के लिए राज्य की या फिर बोल सकते हैं विशेष बहुमत की जरूरत होती है। नहीं, जैसे बोले नंबर 1 में क्या बोले, लचीला वो कठोर संविधान। हमारा संविधान या भारत का संविधान कैसा है, लचीला वो कठोर संविधान है। मतलब भारत का संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है, क्या बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह लचीला है, मतलब पूरा फ्लेक्सिबल भी नहीं है और पूरा रिजिड भी नहीं है। अगर हमको कोई चीज कोई भी अमेंडमेंट लाना है या फिर कोई भी संशोधन करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब उतना भी लचीला नहीं है कि एकदम हम लोग आसानी से उसको उस संशोधन सांसद साधारण बहुमत से कर सकते हैं। और कुछ ऐसे संशोधन है जो कि सांसद क्या करता है, साधारण बहुमत से कर देती है। इससे क्या पता चलता है कि हाँ लचीला भी है, लेकिन क्या बोलते हैं जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत और राज्य की क्या सहमति जरूरी है। मतलब कुछ जो है कि सांसद बहुत कम मतलब साधारण बहुमत से भी उस चीज को ऐड कर सकती है, लेकिन जबकि कुछ के लिए क्या करेगा, विशेष
सबकी सहमति जरूरी होगी। क्या होगी? राज्यों की सहमति जरूरी होगी। अब दूसरा नंबर पे है मतलब निर्मित व लिखित संविधान। जैसा कि पता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बोलते हैं लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है और लिखित संविधान क्या होता है? विकसित होता है, व्यवहार के रूप से उसको अपनाया जाता है। नहीं, ये बात भी याद रखना है। बोलते हैं निर्मित व लिखित संविधान। भारत का संविधान पूरी तरह लिखित है। इसे संविधान सभा ने सोच समझकर क्या करके सोच समझ करके तैयार किया गया। भारत का संविधान कैसा है? ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। नहीं, बोलते पूरी तरह से लिखित है। इससे इस संविधान को जो बनाया गया है वो संविधान सभा ने सोच समझ करके तैयार किया है और इनमें देश के शासन से जुड़े सभी नियम स्पष्ट रूप से लिखे हुए। मतलब देश से जुड़े जितने भी शासन व्यवस्था है उसको एकदम पूरी अच्छे तरीके से मतलब स्पष्ट रूप से उसको लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि सरकार की शक्तियों पर किस तरह से लिमिटेशन लगाएगी या फिर यहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, वो सारा चीज हमारे संविधान में एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। अब तीसरा बोला है प्रभुत्व संपन्न यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न यानी भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। क्या बोला है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं, यानी कि बाहरी देशों का कोई भी इसके ऊपर दबाव नहीं है। नहीं, उसके बाद क्या बोले समाजवादी, सभी को समान अवसर और संसाधनों का न्याय पूर्ण वितरण। मतलब इसका कहने का अर्थ है जितने भी यहाँ के नागरिक है उसको सबको समान अवसर मिलेगा, जितने भी संसाधन है जो भी न्याय है वो सबको समान तरीके से मिलेगा। उसके बाद क्या है पंथ निरपेक्ष, बोले राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। क्या करता है? राज्य, यानी राज्य का मतलब हम बताए थे राष्ट्र या फिर देश होता है। तो सभी धर्मों को जितने भी धर्म के मानने वाले हैं सबको समान और सम्मान देता है। लोकतांत्रिक क्या बोलता है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जिस तरह से हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग क्या करते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो जाकर के हमारे सरकार को चुनता है। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी एमएलए चुना जाता है। उसके बाद क्या बोला है? गणतंत्र, देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। क्या होता है? देश का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनेगा, बल्कि यहाँ के जनता द्वारा चुना जाता है। भले जनता उसमें डायरेक्ट वोट नहीं करता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुना जाता है राष्ट्रपति को। अब चौथा नंबर में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। होता है भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति मतलब कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। मतलब जितना भी शक्ति होगा वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है। सरकार संसद से प्रति मतलब उत्तरदायी होगा और सरकार क्या होगा? सांसद के प्रति उत्तरदायी होगा, जवाबदेही होगा। नहीं, अब होता है एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता कहने का मतलब है कि यहाँ के राज्य के लिए अलग से और फिर पूरे देश के लिए अलग से नागरिकता की कोई जरूरत नहीं। बोलते एक हरी नागरिकता, भारत में केवल एक नागरिकता होती है। कितना होती है? एक ही नागरिकता, किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है। जैसे हम झारखंड, बिहार या फिर यूपी, ये नहीं कि हमको झारखंड का नागरिकता अलग से लेना होगा और पूरे देश यानी भारत का अलग से, ऐसा नहीं है। भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है, किसी राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत होती है। जिससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता और मजबूत होती है। अब छठा नंबर में आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ जो न्यायपालिका जिसको जुडिशरी सिस्टम भी बोलते हैं, बोलते हैं न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार से स्वतंत्र होती है। यानी कि सरकार के ऊपर कोई भी मतलब सरकार न्यायपालिका के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार से स्वतंत्र होती है, ये संविधान की रक्षा करती है। और ये जो है न्यायपालिका यही है जो कि हमारे संविधान की रक्षा भी करता है। मतलब और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और नागरिकों को जो भी मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी भी रक्षा कौन करता है? हमारा संविधान करता है। और संविधान ने जो ताकत दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका को, उन सारी चीजों की रक्षा हमारा न्यायपालिका ही करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार से स्वतंत्र होती है, यानी सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकती है और वह संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा हमारा न्यायपालिका ही करती है। ये सारा चीज। अब सातवां नंबर में क्या है? बोला है संकटकालीन व्यवस्था। जब इमरजेंसी लगता है, जिसको बोले संविधान में आपातकाल,
जैसा कि बताया जर्मनी से आपातकाल का सिस्टम लिया गया है। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़े कि संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी की व्यवस्था है। क्या है? आपातकाल यानी इमरजेंसी की व्यवस्था है। मतलब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक संकट के समय क्या हो, जब कोई युद्ध हो रहा हो या फिर कोई बाहरी देश हमारे देश में हमला कर रहा हो या आंतरिक संकट के समय, मतलब यह हो सकता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इशू हो, तो उस टाइम सरकार को क्या होता है, विशेष शक्तियां मिल जाती है। यानी सरकार को एक खास शक्ति मिल जाता है जिससे कि सरकार उस टाइम हमारा मौलिक अधिकार भी हमारे पास नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? इमरजेंसी के टाइम हमारे पास मौलिक अधिकार भी नहीं रहती है। नहीं, को सरकार को विशेष शक्तियां मिल जाती है। अब 8वां नंबर में क्या बोला है कि मौलिक अधिकार व कर्तव्य। हमारा संविधान जो हमें मौलिक अधिकार देता है और उसके साथ साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी है। वो सारा चीज अगला चैप्टर में हम लोग जैसे भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे, वहां उन चीज को एक एक आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो बोले मौलिक अधिकार व कर्तव्य। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। संविधान क्या करता है? नागरिकों को, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उसको मौलिक अधिकार देता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि। यानी कि तुम अपने देश में कहीं भी जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हारे मन में कोई भी विचार आ रहा है उसको व्यक्त कर सकते हो, सभा करने का, संगठन बनाने का, ये सारा चीज का हमारे पास आजादी है। राइट टू फ्रीडम जैसे पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को अच्छे से देखेंगे। नहीं, उसके बाद बोलते समानता, ये भी चीज यानी कि सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे कानून के समक्ष समानता पढ़ेंगे और सरकारी नौकरियों में समान अवसर। ये सारा चीज अगले चैप्टर में जैसे हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहां अच्छे से पढ़ेंगे। और बोलते साथ ही कुछ कर्तव्य भी बताता है। ये संविधान क्या करता है? नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी बताता है, जैसे देश का सम्मान करना, कानून का पालन करना। ये सारा हमारा क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। हमको जब मौलिक अधिकार देता है उसके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है। तो ये वाला चैप्टर